सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। आज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 MNAs का नाम सामने आ चुका है जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे अपने बकौल और जबकि गवर्नमेंट के बकौल वो बिक गए हैं और वो उन्होंने साथ दिए रहे हैं अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद के अंदर। लेकिन आइदर वे अगर वो मुबैना तौर पे बिक गए हैं या मुबैना तौर पे उनका ज़मीर जाग गया है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपनी अददी अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं और खोने के बाद जो है सबसे अहम सवाल ये है कि अब वो करेंगे क्या वो सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे? क्या वो फोर्सफुली सिंध हाउस के अंदर जहाँ पे ये लोग मुकीम हैं मीडिया के सामने आज बड़े कॉन्फिडेंस से आए हैं, अल्लाह और रसूल का नाम लिया उन्होंने, नूर आलम खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी हम खुदा के और रसूल सल्लम की उम्मती हम पैसे ले ही नहीं सकते, क्या उनको बाजियाब कराया जाएगा? क्योंकि ये इजलास तो होना ही होना है, बाय द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब अब क्या करेंगे, हुकूमत अब क्या करेगी? ये 12 लोग जो आ चुके हैं और अगर उनका क्लेम सही मान लिया जाए, राजा रियाज साहब को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही, 24 MNAs तो ऑलरेडी तैयार है मुबैना तौर पर और नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही मजीद MNAs को। इतनी हालत इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट की डैमेज नज़र आ रही है पॉलिटिकली। सबसे बड़ा सवाल निशान यही है कि इमरान खान साहब को इस वक्त क्या करना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये बात तो कर रहे थे कि 27 को जलसा बहुत बड़ा होगा, लेकिन 27 का जलसा हल नहीं है इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने का, इस अदम एतमाद को रोकने का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऑपोजिशन ने नहीं की, उनके किसी इत्तेहादी ने नहीं की आज की डेट तक, उनकी अपनी पार्टी ने की है, अपने पार्टी के 12 लोगों ने की है। मेरे सामने उनके नाम मौजूद हैं, राजा रियाज साहब, नवाब शेर वसेर, सुल्तान बुखारी, नूर आलम, राना कासिम, अहमद हुसैन ढेर, ख्वाजा शराज, रमेश कुमार, गफ़ार खान भट्टू, नुज़रत पठान, रियाज मज़ारी और वजिया इकराम या अकरम व्हाट्सोएवर। लेकिन इन लोगों के जाने से वो हुकूमत जिसकी 10 की अददी अक्सरियत थी वो अब अददी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है बादियों नज़र में। बज़ाहिर हुकूमत क्या करेगी ये अहम सवाल है, लेकिन क्योंकि वज़ीर दाखिला ने ये इंडिकेट किया है कि उन्होंने मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि क्योंकि सिंध हाउस जो है और पीपल्स पार्टी मुबैना तौर पर लेन देन कर करप्शन का गढ़ बन चुका है सिंध हाउस, उसकी अहमियत को ख़त्म करने के लिए अब सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। और ये बात शेख रशीद साहब ने अब से कुछ देर पहले कही थी। शैला रज़ा साहिबा, हुकूमत जो है वो कह रही है कि आप लोगों ने लेन देन किया, अखलाकियात को तबाह किया, दस्तूर पाकिस्तान की रूह को तबाह किया, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्यों ना सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए? अब ये तीसरा अटैक है, पहले शीरी मज़ारी, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान और ये तीसरी फेक न्यूज़ है कि हमने लेन देन किया। इसको साबित करें तो पहले तो अपने ऑर्डिनेंस देखें कि आप फंस रहे हैं। चौथी बात यह है कि शेख रशीद वजीर दाखिला तो हैं, पार्टी बदलते बदलते आइन पढ़ना भूल गए हैं कि गवर्नर राज सिंध में इस वक्त नहीं लग सकता। ये जो असेंबली है ये सेशन में है और जहाँ तक मेरी मालूमात है इसको करेक्ट अगर कर दिया जाए कि 18वीं तरमीम के बाद जब तक आप जॉइंट हाउस से पास नहीं कराएंगे कि किसी प्रोविंस में जो है गवर्नर राज लगाना है, नहीं लग सकता। बहरहाल असेंबली सेशन में है, ये तो कंफर्म है। नहीं, लेकिन ये जो आपने लेन देन का कारोबार देखें, उनके बंदों को आपने सिंध हाउस में रखा हुआ है, ये आप अगर जीत भी जाए तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो आपको लगता है आपकी अखलाकी फतह भी तसव्वुर होगी, जबकि बादियों नज़र में आपने उनके 12 बंदों को तोड़कर सिंध हाउस के अंदर पनाह दी हुई है, ना वो किसी से मिल सकते हैं, ना वो कहीं आ सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ ना भी हो, अपनी मर्जी से भी गए हुए हैं, हुकूमत ये कह रही है शय तो आपने दी है ना। इस तरह तो शैला साहिबा जब आपकी हुकूमत आएगी या नून लीग की हुकूमत या किसी और की आएगी वो भी आपके साथ यही कुछ करेंगे। जी, आइन इसकी इजाज़त देता है कि तहरीक अदम एतमाद मोस्टली अपोजिशन ही देती है और उसके नंबर्स कम हैं, तो वो हमने लोगों से डायलॉग किया, खुल्लम खुल्ला किया, इत्तेहादियों से मिले और सब ने जो टीवी पे आए उन्होंने खुद बताया है कि वो अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से वो अपना राइट ऑफ वोट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें गैर आइनी कौन सी बात है, इसमें क्या गैर अखलाकी बात है? उस्मा बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक ये कोई गैर अखलाकी गैर आइनी बात है? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये तरमीम पहली दफ़ा लेके आए थे कि फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो है पनिशमेंट रख दी गई थी, उसकी वजह भी यही थी। पहले तो और भी बड़ी सख्त थी, उसके बाद 18वीं तरमीम थोड़ी नरम हो गई
कि हुकूमत कोई स्टेबल नहीं हो पाती थी, कुछ मेंबरान जो हैं या उनके ज़मीर जाग जाया करते थे या वो बिक जाया करते थे। अब वोट को इज्जत दो का नारा आपने लगाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर जो है बकौल गवर्नमेंट के खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ और एक गवर्नमेंट को गैर अखलाकी तौर पर हटाया जा रहा है। आपके नज़दीक ये सब जायज़ है? और मैं बता दूँ शहबाज गिल साहब ने कमिट किया हुआ है हुकूमत की तरफ से आने को, और अभी तक वो पहुँचे नहीं, लेकिन उम्मीद है पहुँच जाएंगे। जी उज़मा साहिबा। देखिए, बहुत शुक्रिया। ये इखलाकी और सियासी और ये बातें वो करे जिनका खुद का दामन साफ हो, जिन्होंने डस्के के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर ही उठा लिए थे, जिनकी अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पैसे चलने की बात आई, जिन्होंने संजरानी साहब का इलेक्शन क्यों भूल जाते हैं आप, जिसके ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा था ज़मीर जाग गए थे ऑपोजिशन के, हमारे 64 मेंबर जो हैं वो 44 हो गए थे, उस वक्त ज़मीर जाग गया, इनको तो बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने बहुत लुडियाँ भी डाली थी और हमें जो है वो हर एक बिल पे डिफीट करके और ये कहते रहे कि देखे ना ज़मीर जाग गया था, इनके बीच में लोग हैं। आज भी असद उमर ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है वो इन कांटेक्ट है ऑपोजिशन के पास देने के लिए क्या होता है सिवाय अगले इलेक्शन की कोई यकीन दहानी। लेकिन उस्मा साहिबा, अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया था चेयरमैन सेनेट के मौके पे, तो वो कोई आइडियल एग्जांपल तो नहीं है। तो आपने भी वो गलत काम करके गलती की जस्टिफिकेशन, गलती तो नहीं दूसरी हो सकती। आपने भी इमरान खान को एक इखलाकी ताकत दी है कि आपने उनके बंदों को तोड़ा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो कोई आपको क्या लग रहा है काके छुन्ने हैं जो माशाल्लाह बुजुर्ग लोग हैं और वो फवाद चौधरी की तरह पहली दफ़ा इलेक्ट होके नहीं आए या असद उमर और हमाद अजहर की तरह पहली दफ़ा इलेक्ट होके नहीं आए, वो हमेशा से इलेक्ट होते रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब वो शहजादा जहाज चला के निकलता था, इतने तोड़ लाया उतने तोड़ लाया, ये किस किस वक्त ज्वाइनिंग की हुई है इन लोगों ने जो आज इनसे दूर हुए? क्या ये तहरीक इंसाफ के लोग थे? क्या इनसे हमारी टिकटें वापस नहीं करवाई गई? क्या इनसे जो है वो इनको तोड़कर बनी गाला नहीं बुलवाया गया? क्या इनको धमकियां नहीं दिलवाई गई? क्या इनको जो है जबरदस्ती तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं कराया गया? सबसे अहम ओपिनियन जो है याददाश्त वो हो गई प्राइम है क्या? मिनिस्टर के मावन खुसूसी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं, उनकी सोच को समझते हैं, उनका लेना बड़ा। शहबाज गिल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज। शहबाज गिल साहब, ये लोग जो है 12 लोग बकौल ऑपोजिशन के, इनके ज़मीर जागे, बकौल आपके ये बिक गए। लेकिन सर इन आइदर केस ये अगर 12 लोग सामने आ चुके हैं तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी है 10 की, वो तो अब ख़त्म हो चुकी है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद तो नहीं रहा पार्लियामेंट का। तो आपको लगता नहीं, आप ये भी नहीं लगता, बल्कि सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और वो क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए बात यह है कि जो ये 12 या 10 या 8 जितने भी मेंबरान ये सामने आए हैं, बुनियादी तौर पर इन मेंबरान ने बल्ले के निशान के ऊपर आवाम से इमरान खान के नाम पर वोट मांगा और उस वोट से ये मुंतखब होके आए। इसमें 3-4 ख़वातीन हैं जिनका कोई हल्का नहीं है, जिन्होंने कोई इलेक्शन स्पेशल सीट्स पे, वो इमरान खान की रिकमेंडेशन के ऊपर मेंबर स्पेशल सीट्स पे ऊपर मेंबर नेशनल असेंबली वो बनी। अब इखलाकी एतबार से इनको सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए था। अगर इमरान खान की किसी पॉलिसी से इन्हें इनकार होता, इमरान खान पर तनकीद करते, उसके पीछे रिज़ाइन करते, नया इलेक्शन लड़ते और आकर असेंबली में अपनी राय का इजहार करते अगर ये जीत के आते तो। अच्छा गिल साहब, मुझे सिर्फ गिल साहब सिर्फ एक मिनट, गिल साहब सिर्फ एक सेकंड प्लीज। आप, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा। रमेश कुमार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। रमेश कुमार साहब, देखें आपकी मैं खैर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे प्रोग्राम में बहुत आप आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत का ये एक इखलाकी पोजीशन इस वक्त है कि आप लोगों ने बिक कर ये सब कुछ किया। अगर आप बिक के नहीं किया तो आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद आप जो है सब कुछ करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया सर? देखें, मैं बेलो द बेल्ट बात नहीं करता हूँ, शहबाज गिल भी मेरी भाई है और सिंपल में बात यह है कि यही बातें जो है ना MNAs को दूर लेके जाती हैं कि बिक के पैसों के ऊपर बेचना, ये करना, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। ये सारी बातें गलत है और हम जैसे लोग तो किसी को खरीद कर सकते हैं और हम लोग तो अनमोल, हम तो बिकने वाले नहीं है। पहले भी जब सेनेट की बात आई थी तब भी मैंने कहा था कि कोई हिंदू मेंबर तो कभी नहीं बिकेगा, चाहे मेरे भाई लाल हो, चाहे जय हो, चाहे जो भी हो, हिंदू मेंबर कभी बिकता नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप ये बातें करें, आप कम से कम गलत एडवाइजेस, देखिए गलत एडवाइजेस की वजह से। लेकिन रमेश साहब एक बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या इंसेंटिव आपको मिला जिसकी वजह से आपने इतने क्रिटिकल स्टेज में, जब प्राइम मिनिस्टर को, आपके पार्टी चेयरमैन को आपकी जरूरत है, आपने उनका साथ छोड़ दिया और आप सिंध हाउस चले गए? कामरान शाहिद साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एक हफ्ता पहले भी मिला था और तब भी मेरी सबसे बातें हुई थी और उस वक्त भी मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि मैं सिंध हाउस इस वजह से
हुआ कि 2 दिन पहले मेरे नाजिज के ऊपर 2 बंदे आए हैं जो बदतमीजी करके गए हैं। इस बदतमीजी वाले कल्चर में मैं कम से कम फिर मैं आज जा रहा था इंडिया। आज मैं इंडिया मेरे जाने का प्रोग्राम था, मैंने सेफ साइड पे बच्चों को इधर शिफ्ट किया था, मगर मैंने अभी महसूस किया, आज में काफी लोगों से मेरी मुलाकातें भी हुई है और मैं समझता हूं कि मैं सबसे मिला हूं, आज हमारे गवर्नमेंट के लोगों से भी मिला हूं, एडमिनिस्ट्रेटर से, अपना एम्बेसडर से भी काफी लोगों से मिला हूं। सारे लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का ये सेटअप और ये हमने कभी नहीं देखा। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस वक्त OIC जो हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया की पूरी नजरें इसके ऊपर है और हमारे पास इस वक्त मैंडेट नहीं है उसको चेयर करने का। रमेश कुमार साहब, आपने ये फैसला कर लिया कि इजलास के अंदर आप इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे? देखिए, इजलास तो दूर ही बात, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ OIC की। मैं समझता हूँ OIC के अंदर इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास वो मैंडेट नहीं है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को एज ए पेट्रियोटिक पाकिस्तान कम से कम अपने प्लेटफॉर्म की बात नहीं की जाए कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को आज ग्रेसफुली रिजाइन करना चाहिए। जो मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नहीं रहना चाहते भले उनको डिसीट करा दें, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं कोई मसला नहीं है, मगर कम से कम इस मुल्क को अब ये पॉलिसी नहीं लेके जा सकती जो हमें फॉरेन फ्रेंड के ऊपर भी हमें अकेला छोड़ दिया है। आप डिसीट होने को तैयार है लेकिन इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि खान साहब हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के ऊपर अब रहम होना चाहिए। ये मुल्क अब ऐसी पॉलिसी, ऐसी गाली गलौज से नहीं चल सकता। अगर ऐसे आपने मुल्क को चलाया तो मुल्क एक हाई रिस्क है। इस वक्त हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी हैसियत क्या है। हम बात करते हैं कि ब्लॉक की बात करते हैं, हम मीडिया अपना लोगों के सामने हिजूम में इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि कौन सा एम्बेसडर है जो अपना मैसेज आपको देगा? वो तो बोलेंगे भाई हम आपको इनसे कोई भी बात करेंगे। रमेश कुमार साहब, आपने ये भी क्लेम किया कि 3 वफाकी वुज़रा भी रिजाइन करने वाले हैं, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। और वो 2 वज़रा तो ऐसे ही जो राइट लेफ्ट चलते हैं। नहीं, वो उनके नाम बताइए ना, इससे तो आपने पूरी कैबिनेट कॉन्ट्रोवर्शियल कर दी है रमेश साहब। बिल्कुल, तीन वज़रा रात यहाँ पे मुझसे मिलकर गए। नहीं, वो उनके नाम तो बताइए ना। देखिए, मैं अभी मुनासिब नहीं है खुद बताएं और तो वो ज्यादा बेहतर है, मगर देखो मैं तो फिर भी तमीज के दायरे में रहता हूँ। और वो कल अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बातें करके गए हैं कि समझ नहीं है, ये नहीं है, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आप ये कह रहे हैं कल 3 वफाकी वुज़रा आपके पास आए सिंध हाउस में और वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें करके गए आपके सामने? कहाँ है वो मैं इस बार नहीं बताऊंगा, मगर मुझसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क नहीं, उन्होंने क्या कहा? 3 वफाकी वुज़रा की मुलाकात जहां भी आपसे, उन्होंने क्या कहा आपको? वो ये कहते हैं कि इस मुल्क को उनका दूसरा आइडिया था। उनका ये आइडिया था, एक तो उनका आइडिया था कि हमें नून लीग से टिकट मिले। अच्छा। ठीक है। और दूसरा ये था कि या मुल्क के अंदर नेशनल गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती। और उनकी और भी एक बातें थी कि भाई मुल्क को जो अगर आगे लेके जाना है तो जो करता धरता है वो आगे आए और नेशनल गवर्नमेंट बने, सियासी समझ वाले लोग आए, नहीं तो मुल्क वाकई बिल्कुल हम फॉरेन फ्रंट के ऊपर। पॉइंट आपका आगे मेरे साथ रहिएगा। शहबाज गिल साहब, आपने कुछ सवाल करना है इनसे क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं या मैं इनसे रुखसत लूं? मैं समझता हूं कि शहबाज भाई मैं क्योंकि तमीज से बात करता हूं। नहीं, वो आराम से बात करेंगे। शहबाज साहब, आपने कुछ सवाल करना है इनसे, आपके सामने आ गए अब तो मुनहरिफ रुकन, कुछ कह रहा है आपने इनको कन्विंस करने के लिए? नहीं, देखिए 2 बातें। देखिए 2 बातें कि मैं इनसे डायरेक्टली तो क्या सवाल करूंगा क्योंकि उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। ये एक माइनॉरिटी टिकट पे आए थे, इन्होंने ना कोई वोट लिया ना इन्होंने कोई, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे आए इमरान खान के। इमरान खान का रिज़ाइन मांग रहे हैं, अगर इनमें कोई शर्म हया होती तो पहले खुद रिज़ाइन देते। ये करप्ट आदमी है। मैं पंजाब में होता था तब ये कैंसर की दवाई बेचने की वहाँ कोशिश करता था, प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया। मैं जब खुद रमेश साहब, आपकी बारी आएगी, 1 मिनट मेरे साथ रहिए। पहले गिल साहब बोलेंगे, आपकी बात में वो नहीं। बात सुनना रमेश साहब, नेशनल टेलीविजन पे आकर तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर सियासी ये बातें बात कर। अब यही लोग हैं और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेचने आए थे कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? आप पहले जवाब दो। आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के नहीं? मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं?
हर चौथे दिन तुम आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई ना कोई नई रिश्वत, कोई ना कोई नई ट्राई नहीं करते थे? तेरा हमें पता नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बने तुम लोगों की शक्ल है इमरान खान पे बात करने का, और तुम रिजाइन मांगते हो प्राइम मिनिस्टर से? कामरान साहब तुम प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो? एक मिनट, जाली दवाइयां बेचना चाहते थे रमेश कुमार साहब से हुकूमत। बात मैंने करो। एक सवाल पूछा है, मैंने तुम्हारे से एक सवाल पूछा है, तुम दवाई बेचने आए थे जाली पंजाब में, तुम्हारा फार्मास्यूटिकल से क्या लेना देना था? रमेश कुमार साहब वो आपके पे इल्जाम लगा रहे हैं कैंसर की जाली दवाई बेचने का। भाई बिल्कुल झूठ। अरे ये तो इल्जाम लगाएंगे। आज इल्जाम इनको याद आया, बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। खान साहब अच्छे बंदे थे, अच्छे बंदे हैं, मगर नुकसान क्या हुआ है, एडवाइजर गलत थे। मैं खान साहब की भाई बात ये है कि बात सुने, जब इमरान खान साहब अच्छे बंदे, मेरी बात सुने कुमार साहब, जब इमरान खान साहब अच्छे बंदे हैं तो कोई तरीका है कि चले, शहबाज गिल साहब तो अभी इस वक्त गुस्से में हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक पार्टी से एफिलिएशन है, तो वो आप लोगों ने आके मीडिया में सारा वो कर दिया, गिल साहब को भी ले भाई। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि कोई तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर आपको अप्रोच करे तो आप मान जाए? गिल साहब को लें तो मुझे नहीं लें। देखिए मैं ऐसे सोबर कल्चर में आता हूं, मैं ऐसे कल्चर में नहीं आता। पहली चीज कामरान साहब, बात ये है कि यही एडवाइस सियासत के अंदर पहले जो है ना वो पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, तहमुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। जब तक आदमी में वो नहीं है तब तक वो चीज नहीं चल सकती। मैं आज भी कहता हूँ खान साहब एक अच्छे इंसान थे और हैं, मगर खान साहब का बेड़ा गर्क करने वाले वही जो एडवाइजर हैं जिनको खुद अपनी समझ नहीं है। कितनी मरतबा हमने कहा नहीं, लेकिन यार रमेश भाई, आपने शहबाज गिल साहब की वजह से तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की ना, और आपने इस क्रिटिकल मौके पे आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा इखलाकी सवाल भी उठेगा, जबकि वो कह रहे हैं कि आप वोट लेके भी नहीं आए थे और इमरान खान साहब ने मेहरबानी करके आपको टिकट दी? अगर इनसे पूछे ये पंजाब में मेरे पास आए थे जाली दवाई बेचने या नहीं? वो कह रहे नहीं आए थे शहबाज भाई, वो कह रहे नहीं आए थे। पूछे, वो कह रहे नहीं आए थे। इमरान खान ने शट अप कॉल दी थी या नहीं? मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है पंजाब में, मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं। पहली चीज तो ये कि मुझे ये बताएं कि अगर मेरे वोट नहीं है, झूठा आदमी, तो झूठा आदमी क्यों चल के आए थे? चल के आए थे, मैं खान साहब के पास नहीं गया था, मेरी पोजीशन ऐसी थी, मेरी वजह से क्योंकि तू सियासी गंदा अंडा था, तुझे टिकट दे बैठे थे। अरे तो मुझे मेरे पास क्यों चल के आए थे? क्योंकि तेरे जैसे बेजमीर को टिकट दे बैठे थे। ऐसे यही तो मेन बात है कि आज हमारे मेरे वोट, तू बेजमीर आदमी है, तेरा सांस भूला हुआ है बेजमीर, तू गंदगी का पहाड़ है, गंदगी का। चलो जी, रमेश कुमार साहब जा चुके हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं। बात यह है शहबाज गिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको आप गलत जगह पे लेकर ना जाइएगा। आपकी सारी बात मैं सही मान लेता हूं कि ये 12 के 12 मुबैना तौर पे बेज़मीर है, आपने जो कहा, लेकिन यार फिर वो ये आपके साथ नहीं है तो आप किस तरह शहबाज भाई अपनी अददी अक्सरियत साबित करेंगे? पॉइंट ये हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये तो बताया ना, ये तो मान लिया सारे बेज़मीर हैं। ये तो आपका कानूनी सवाल है कामरान जी। सर मेरा कानूनी सवाल है, इसके बाद क्या वजीर आजम के पास अक्सरियत रह गई कि नहीं? जी सर, रह गई कि नहीं, इसका जवाब कानूनी माहिरीन देंगे। अगर ये उससे हो सकता है ये पहले डी-सीट हो जाए, हो सकता है हमें इसके वोट की जरूरत ही ना रहे, ये तो कानूनी माहिरीन डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं जो जवाब आपके सामने देने बैठा हूं, मैं इनमें से ज्यादातर की शक्लें जानता हूं, एक एक की। ये राजा रियाज हुआ, ये लोग हुए, इन्होंने हर लेवल के ऊपर हमें ब्लैकमेल किया। 3.5 साल इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को चलाने की खातिर, इकॉनमी टूटी हुई थी, फॉरेन प्रेशर्स थे, तमाम चीज़ों को करने के लिए इनकी कई सारी बातें जो मानी जा सकती थी वो मानी, जो नाजायज़ थी, जिसमें खुली करप्शन थी, उन बातों को इनकार किया गया। और ये अब नोट लेके साथ साथ 10-10, 15 ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, जाकर बैठ के ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं खुदा की कसम, ये खुदा की कसम, ये खुदा की कसम, ये शख्स जो है जाली दवाई बेचने के लिए पंजाब में इसने कम से कम मेरे से 5 दफा राब्ता किया। चले, आपने ये मैं इसको जानता नहीं था को, मैंने भाई उन्होंने इल्जाम आपने लगा दिया, उन्होंने तरदीद कर दी, ये तो कोर्ट में। फिर सवाल तो ये भी, इनको आपको एमएनए रखना ही नहीं चाहिए था यार, जब चल गया था पता इनको फारिग करते। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त सवाल ये नहीं रह गया। शैला रजा साहबा, सारा तमाशा जो लगा हुआ है ना, हुकूमत समझती है सिंध हाउस की वजह से लगा है। ये खरीदो फरोख्त हुई है, ज़मीर आपने खरीदे, बंदे इनके आपने खरीदे हैं। आपको याद है जब ये पीटीआई धरना लेके आई थी, आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब का ज्वाइंट सेशन में बहुत ज़्यादा साथ दिया था, और उसमें आपने कहा था कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे धरनों के जरिए तो ये तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब आप जो आप करने जा रहे हैं इससे भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना।
अब कल आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो जो लोग आज बिक सकते हैं बकौल गवर्नमेंट के, वो कल भी बिक सकते हैं, वो फिर आपको ये फारिग कर देंगे क्या? और इन लोगों को लेके फायदा क्या आपका यार? ये तो इनके भी नहीं थे, ये आपके भी नहीं थे, आपसे इनके पास गए हुए, इनसे कहीं और चले जाएंगे आपके पास से होके। शैला साहिबा। कामरान साहब, आजमा मेरी बात सुन रही है? जी जी, अज़मा बुखारी साहिबा सुन रही हैं, गिल साहब भी सुन रहे हैं जी। अगर ये शख्स इस प्रोग्राम में शरीक रहेगा तो हम दोनों प्रोग्राम नहीं करेंगे। ये जबान पीटीआई को मुबारक हो। हमने म्यूट, मैं भी नहीं करूंगी इस आदमी हमने को म्यूट कर दिया था शैला साहिबा, म्यूट कर दिया था। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? नहीं, उसके आपने म्यूट कर दिया, नहीं आपने म्यूट कर दिया और उसके बाद उसने जवाब दिया और यही जबान इस्तेमाल की इस जिसके लिए लोग कहते हैं। अच्छा चले, मैं आपसे बात करता हूँ ना, एक मिनट जवाब नहीं सुन। चले आप फ्रेम में सिर्फ शैला साहिबा को, शैला साहिबा मैं आपसे सिर्फ बात करूँ, अब आपके साथ कोई नहीं है, फिर उस्मा साहिबा से अलग बात करूंगा, आपके साथ पैनल में नहीं है कोई भी। देखिए, हाँ, अब बताइए। देखिए, आईने पाकिस्तान के तहत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन या मोशन मूव की जाती है, तो जब दिन मुकर्रर किया जाता है उसका, तो स्पीकर एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो ये ऐलान करता है कि जो लोग इस करारदाद के हक में हैं और जो इसके अगेंस्ट हैं, वो अगर लेफ्ट हैंड वाले इसके अगेंस्ट हैं तो हुकूमती साइड के लोग भी जो कि नहीं देना चाहते वजीर आजम को, वो लेफ्ट पे आके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमएनए या मेंबर जो है वो गुलाम। लेकिन अगर गवर्नर राज लग गया तो आप क्या करेंगे? अगर गवर्नर राज लग गया तो आप क्या करेंगे सिंध में? फिर तो आपका सिंध हाउस की प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी पुलिस की। गवर्नर राज वो लगाएगा जो आइन को नहीं जानता। गवर्नर राज वो लगाएगा जो आइन को नहीं जानता। सिंध असेंबली सेशन में दुरुस्त। राइट। उस्मा बुखारी साहिबा, गवर्नर आपसे नहीं लग सकता। अच्छा ठीक है, पॉइंट आ गया जी। उस्मा बुखारी साहिबा, आपसे भी यही सवाल है, आज जो रिएक्शन आ रहा है गिल साहब का या गवर्नमेंट का, वो इस लिहाज से समझने की जरूरत है कि आपने उनकी बनी बनाई गवर्नमेंट को तोड़ा। अगर आपने टिकट का भी वादा किया तो यार बात यह है कि असूली तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब तहरीक इंसाफ से ये लोग शामिल हुए थे आपके पास, वो लोग जैसे खुसरो बख्तियार साहब या दूसरे लोग शामिल हुए थे, अगर वो उसी वक्त उसी टिकट पे थे, हमने उस वक्त भी अलम बुलंद किया था। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये गलत है। हमने तहरीक इंसाफ को भी कहा था ये गलत है। संजरानी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी कहा था कि तहरीक इंसाफ गलत है। आज आपको भी कह रहे हैं आप गलत हैं, तो आप भी तो वही गलती कर रहे हैं ना, आगे आपको भी भुगतना पड़ेगा जिस तरह तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। जी हमसे ज्यादा किसने भुगता है? ये बनवाई गई थी, बनाई नहीं गई थी, पहले तो ये दुरुस्त फरमा लें। दूसरी बात ये है कि यही जबान इनकी और यही तकब्बर इनको आज इस स्टेज पे लेके आया है। जब आपने जो है वो मेंबर्स की इज्जत ही नहीं करी। मुझे बताया, नूर आलम खान आज से बोल रहा है, राजा रियाज आज से बोल रहा है, इनके अपने एमएनएज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो आज से बोल रहे हैं इनके खिलाफ, इनकी करप्शन के खिलाफ। कैबिनेट का 4 हफ्ते से इजलास नहीं हो रहा, पार्लिमानी पार्टी ये बुला नहीं पा रहे, और इसी तकब्बुर की वजह से ना ये अपोजिशन से बात कर सकते हैं ना एमएनए से। और आज जो हमें लेक्चर दिया असद उमर ने और हमाद अजहर ने बैठ के असूलों पे वो सौदेबाजी नहीं करते, फलाना नहीं करते। शहबाज गिल साहब ने अभी जो चार्जशीट किया है, मैंने उसको बकौल उनके जो बड़े गलत काम कर रहे थे, तो मैं तो फिर इनसे पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान जो गलत लोगों को सपोर्ट कर रहा था, आज वो दुरुस्त कैसे हो गया? और आप जो है वो इन गलत लोगों को पैटर्नाइज करते रहे। आज चूंकि उन्होंने आपके खिलाफ जो है वो कह दिया, मुझे ये बताइए, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, जो 5 लोटे बड़ी मेहनत से आपने हमारे पंजाब में बनाए थे, हमारी पार्टी के अंदर नकब लगा के उनको आपने फंड्स भी दिए, उन्होंने अपनी नौकरियां भी दी, उनको आपने कहा कि ढूंढो बंदे और तोड़ के लाओ पार्लिमानी पार्टी के नून के। उस वक्त आपका इखलाकी जवाब कहाँ था? क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिलाया? अच्छा, उस्मा साहिबा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, के दौरे अब में आप में उन लोटों से मिल के गए हैं। ठीक है, मेरी आप में इतनी हिम्मत है कि आप शहबाज गिल साहब का जवाब सुन सकें? पहले ये बता दें मुझे, हिम्मत पैदा करें ना, जवाब सुने। तमीज से गालियां वालियां नहीं चलेंगी। गैरत की है, बदतमीजी और गालियां नहीं चलेंगी। आपसे बदतमीजी, बात गैरत की है, बात आपकी तरबियत की है कि आप ये सुनवाएंगे हमें गालियां इनकी? नहीं गालियां नहीं देंगे, मैं वो गारंटी दे रहा हूँ, गालियां नहीं देंगे। आप कैसे सुनवा सकते हैं? और वो भी गंदी नंगी गालियां। आप गारंटी कैसे गंदी नंगी मैं दे रहा हूँ ना, हमारे उसकी देती है गारंटी, उसकी मांगी जाती है गारंटी, उसकी मांगी जाती है जो कोई इंसान हो। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? आप में हौसला है कि आपकी बहनों की तरह में आप हमें ये जबान सुनवाएं? नहीं भाई, नहीं देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पे एतमाद रखें। आप एक बार, आप कितने साल हो गए शैला साहिबा? दोनों प्रोग्राम छोड़ देंगे। मेरी बात तो सुने, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, मेरी बात तो सुन ले शैला साहिबा। अदम इत्माद आइन के अंदर आती है भाई। पहले आप मेरी बात सुन ले, और बात तो सुन ले। आप कितने साल से मेरे शो में आ रही हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा कभी हो सकता है? आप तो ट्रस्ट ही नहीं कर रही हैं। आपके शो में ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह गालियां दी? आज वो भाई वो उन्होंने, ऐसा हुआ किसी ने गालियां दी? उन्होंने उनको दी है ना।
आज उनके पास गालियों के अलावा कुछ नहीं है जिसको भी कामरान, दिया, आज वो आपको अच्छा डेस्परेट है, लगेगा। आज वो यही करेंगे। कामरान खान आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ आपके घर की खातून खड़ी हो, मैं भी इतनी साहिब कामरान खान साहब को भी मेरी बात सुने, कामरान खान साहब को बुरा लगेगा और मुझे कामरान शाहिद को बुरा लगेगा, लेकिन आपको गालियां किसी ने नहीं दी। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, चले आप तसल्ली रखें। आज एक मिनट ब्रेक, आप ब्रेक तो ले लें, तसल्ली कर लें, स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है। ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं। मुल्तान से जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। हजूर क्या वजह हुई आप इमरान खान साहब को इतने क्रिटिकल स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं, अदम एतमाद खड़ी हुई है जब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी सर, मैंने इतराज नहीं किया। आज के 2 साल पहले से जो लॉलेसनेस है, जो गरीबों पे जुल्म हो रहा है, जो यहाँ पे महंगाई और जिस तरह बुरे हालात हैं और सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बना के उसको इख्तियारात नहीं दिए गए, मैं 2 साल पहले उसके लिए साहब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप लोग बिक गए हैं 18-20 करोड़ की उसके ऊपर। सर अल्लाह की मेहरबानी से 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे मैंने सियासत पे लगा दिए हैं और मैंने पिछले दिनों अपनी 4 कनाल जमीन 40 करोड़ की 1122 के लिए वक्फ की है। जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने भी पार्टियां छोड़ी हैं, उनसे पूछे वो कितने पैसे लेके आए हैं। अहमद साहब ये बताइए कि आप जी बताइए। मेरे जो दादा थे मलिक अहमद बख्श डेहर, उन्होंने जब पाकिस्तान बना था मुहाजिरीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हम उनका खून है और शहीद जो थे अहमद शहीद खरल साहब, हम उनकी औलाद। अहमद साहब वो ठीक है, मैं आपके खानदान का बड़ा नाम है, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बीइंग अ पीटीआई मेंबर आप अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट देंगे? सर मैंने इनको मुतालबात रखे हैं आज से कोई 1 साल पहले से, और मैं कह रहा हूं कि मेरी सुने, ये मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो अपने मुतालबात तस्लीम करवाना चाहता हूं। मैं तो आज भी पीटीआई में खड़ा हूं, मैं अपने मुतालबात तस्लीम कराना चाहता हूं, गरीब को उसका। लेकिन सर आप तो अब मिल नहीं रहे ना, मेरी बात सुनिए। अब आपके मुतालबात अगर तस्लीम करना भी चाहें शहबाज गिल साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मिल नहीं रहे। आप सिंध हाउस में इस वक्त कहां पर हैं आप इस वक्त? नहीं जी, मैं तो पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा हूं, रात को भी पार्लियामेंट लॉजेस में था। मेरे अजीज हैं यहाँ पे, मेरे दामाद हैं, उनके भाई की शादी थी, 3 दिन से मैं उनकी शादी में हूँ। नहीं लेकिन अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे सकते हैं? सर मैंने कहा है कि जब तक मेरे मुतालबात पूरे नहीं होते मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। मैं तो 3 महीने से ये कह रहा हूँ। शहबाज गिल साहब हमारे साथ है, शहबाज गिल साहब इनका मसला तो हल करें, ये तो 50-50 पे खड़े हुए हैं। सर यकीन कर ले, ये सुनते ही नहीं है, ये तो गालियां दे रहे हैं। गिल साहब गालियां ना दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि उनके मुतालबात मान ले, वो आज भी आपको वोट देंगे। पहले तो मैं ये बताऊं, पहले तो मैं ये बताऊं जी अब गिल साहब की बात सुन लें। पहले तो मैं ये बताऊं कि देखें डेढ़ साहब अगर वोट नहीं देंगे तो हमें दुख होगा, हम इनसे सियासी बात करेंगे, लेकिन डेढ़ साहब से मैं वो सख्त बातें नहीं करूंगा जो मैं पहले वाले शख्स के साथ की, क्योंकि मुझे पता है वो करप्ट है। वो मेरे पास आया था 5 दफा, मुझे तकलीफ इसलिए हुई, उसके साथ मैंने ये सलूक इसलिए। पहली बात तो ये गिल साहब कर रहा है वो डिटेल में क्यों जा रहे हैं सर, इनका बताएं ना जो एग्जैक्टली वो सियासी पैसा ले रहा है, कर रहा है, वही मैंने उसे कहा है। तो हर चीज को गाली। दूसरी बात ये है, एक बंदा 5 दफा मेरे पास आया है। डेढ़ साहब एक मिनट बात सुने ना, डेढ़ साहब मेरी बात सुने, डेढ़ साहब मेरी बात सुने। आपने जब भी आके अपना मसला बताया है, हाँ जी, आपने जब भी आके अपना मसला बताया, आपको हर एक ने हेल्प किया। मैंने भी डेढ़ साहब की बात सुननी है, मैंने भी हेल्प किया। गिल भाई एक मिनट ठहर जाइए, शहबाज भाई एक मिनट ठहर जाइए। वो कह रहे हैं आपका मसला सुनते रहे भाई, तो आप मान जाए उनकी बात। अहमद हुसैन ढेर साहब कह रहे हैं आपको सुनते रहे जी। अब पिछले 3 महीने से आमिर डोगर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलने ही नहीं दे रहे, और जितनी करप्शन वो मुल्तान में कर रहे हैं, आत्म मचा दिया उन्होंने। सर मैं सिर्फ गरीबों पे करप्शन पे आवाज उठाता हूँ, गरीबों को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ। ये मेरे गवाह बैठे हैं, इन्होंने मेरी सुनी है बातें। लेकिन ढेर साहब मसला ये है कि आपको टाइम बड़ा कम रह गया। मेरी बात सुने, आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो आप करेंगे क्या? आप किसी को वोट नहीं देंगे? आप ये कह रहे हैं असेंबली नहीं जाऊंगा, मैंने ये फैसला किया, मैं असेंबली नहीं जाऊंगा। 3 महीने से मैं असेंबली नहीं गया। अच्छा आप असेंबली नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ा, आप उनको एतमाद देंगे? बजट में जाना पड़ा, असेंबली में जाऊंगा ही नहीं, किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा, बस ये मेरा अच्छा फैसला है। बजट में भी नहीं जाएंगे उनके हक में? मैं किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा सर, इसलिए कि जब तक मेरे गरीब को हक नहीं देते, वहां बर्न सेंटर में गरीब बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा सर, वहां पे सीपीओ जो है वो पे गैंग रेप विद डकैती हो रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है।
सीएम सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे लिए गए हैं, मुझसे सीएम सेक्रेटेरिएट में एमएनए ने पैसे भरे हैं, और जितने अफसर डीसी और कमिश्नर लग रहे हैं उनको पैसे लेके लगाया जा रहा है। जब हम उनसे काम कहते हैं वो कहते हैं हमें पहले पैसे तो पूरे करने दे जो हम ऊपर भर के आए हैं। राइट, ये रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना है, मैं सबूत पेश कर सकता हूं आपको। शहबाज गिल साहब देखिए, बड़ी अलार्मिंग बातें, ये जेन्युइन बातें कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं मैं तहरीक-ए-अदम एतमाद में वोट नहीं डालूंगा ऑपोजिशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी एतमाद का वोट नहीं दूंगा, ना बजट में वोट दूंगा, मैं असेंबली में जाऊंगा ही नहीं। आपने जेन्युइन इश्यूज भी एड्रेस किए शहबाज भाई। देखिए बात यह है, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि डेढ़ साहब पहले भी आए, मेरे से भी बात की, दूसरे दोस्तों से बात की, इनकी कुछ चीज़ें अपने हल्के के बारे में हो सकती हैं जो इनके तहफ़्फ़ुज़ातों के वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट काम जिस स्पीड से चाहते ना हुए हों, लेकिन हम तमाम लोग एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं। डेढ़ साहब भी, मैं भी, आप भी। ये हमारी पार्टी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेंबर नेशनल असेंबली हैं जो हमारे बल्ले के निशान पर जीत के आए हैं। कानून इन्हें कहता है कि इन्होंने बजट के ऊपर वोट देना है अपनी पार्टी को और एतमाद का वोट अपनी पार्टी को देना है। उसके अलावा ये वोट ना दें, वो बिल्कुल कानून इनको इसकी इजाजत देता है। रही बात इनके प्रॉब्लम्स की, वो इनके साथ दोबारा भी बैठेंगे। एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक आखिरी सवाल करना। ढेर साहब ये बात सही कह रहे हैं, जायज बात होगी वो सर एक मिनट ठहर तो जाए, इन्हें मनाएंगे। ढेर साहब वो बात सही कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप बाउंड हैं बजट में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट देने के। सर मेरी बात तो सुन लें, ढेर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। गिल साहब सही फरमा रहे हैं कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप बाउंड हैं कि आपने एतमाद में भी जब वोट लेंगे प्राइम मिनिस्टर तो आपने को वोट देना है, आपने बजट में भी प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है। तो आप कह रहे हैं कि मैं इन दोनों वोट में हिस्सा नहीं लूंगा, आप ये कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बाउंड हूं तो ये मुझे बताएं, ये नून लीग के एमपीए से वजीर आला के जरिए क्यों मिल रहे हैं? इनको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है? क्या मतलब, ये एक्सप्लेन। नून लीग के एमपीए से मिल रहे हैं ये? अच्छा, नून लीग क्यों मिल रहे हैं नून लीग के एमपीए से प्राइम मिनिस्टर साहब? मुझे जवाब दें। इनके लिए जायज है? हम ये क्या बात हुई सर? एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आज भी कहता हूँ इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन इसकी टीम इसे खा गई है। इमरान खान की करप्ट टीम जो है ना वो खा गई है। हमने आज तक वोट नहीं दिया। इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है लेकिन इमरान खान की टीम करप्ट है, ये क्या बात था? हाँ जी, क्या करते थे? मैं इमरान खान को अर्तगुल कहता था, हम उससे जान देने वाले थे। ये लोग जो पूरी सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की जो टीम आई है ना मिनिस्टर्स की, 6-6 वजारतें इनको दी हैं, हर वजारत में से इन्होंने लूटा है। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम जो दूसरों को अल्लाह की मेहरबानी से खिलाने वाले हैं, 40 करोड़ की जमीन दी है, हम पे इल्जाम ला रहे हैं। हम पैसे, अगर हम अब इनके साथ खड़े हैं, हम जा भी कहीं नहीं रहे, अगर ये इल्जाम लगाएंगे हमने पैसे लिए, हम कैसे इनके पास आएंगे? हम पैसा, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ढेर साहब आपको ये तो पता है ना, मेरी बात सुने, आपको ये तो पता है कि एतमाद का वोट आपको प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, आपका मसला हल हो या ना हो। बाय कॉन्स्टिट्यूशन आपने उनकी सीट पे है। पता है कि मेरा गरीब भूख से मर रहा है और प्राइम मिनिस्टर कहता है ना मुझे आटे से मतलब है ना मुझे दाल से मतलब है। मैं कहता हूँ ढेर साहब बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा बुखारी साहिबा, ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि आप ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये तो आप पे भी आएगा जनाब दोबारा, उस्मा बुखारी साहिबा। नहीं, हमारे साथ तो जो होना था हो लिया, लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि ये इखलाकी, अपनी जो इखलाकियात का जो मेरिट बनाते हैं ना, उसको अपने पे इम्प्लीमेंट भी करें। पहली तो बात यह है कि फवाद चौधरी मेरा क्लास फेलो रहा है लॉ कॉलेज में। अच्छा। जितना नालायक पहले था उतना नालायक आज भी है कि वो 63 जो है वो A1 की अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। जुर्म होने से पहले ही जो है वो ये सजा जो है वो तजवीज़ कर देंगे, वो हो जाएगा। और वो जो कह रहे थे ना किसी के बाप का नहीं है, वाकई कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी के बाप का नहीं है जो वो अपनी इंटरप्रिटेशन फरमाएंगे। इतनी हिम्मत है ना, ये बहुत इनको बड़ा शौक है अवाम के पास जाने का। तो चले ना अवाम के पास, हम यही तो कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ें, इजलास जो है वो अपना ये जो अदम एतमाद है या इसके ऊपर अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, और मीडिया ब्रेक लेने के बाद $1 मिलियन क्वेश्चन हुकूमत से है कि क्या इमरान खान साहब अदम एतमाद से पहले इस्तीफा देने की सोच रख रहे हैं? जो हालात हो चुके हैं, जिस तरह लोग आके उनके एमएनएस जो है वो जिस तरह हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा जी। वक्त की किल्लत है, मैं सवाल पूछ नहीं पाया, लेकिन सवाल यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब क्या करना चाहिए जब उनके लोग मीडिया पे आके जो है उनकी अददी अक्सरियत को ख़त्म कर रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि उनको पार्लिमान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।